आप सभी लोगों को राम राम। ब्रेजा फेसलिफ्ट की फाइनली डेट निकल कर आ गई है। 23 जुलाई को ब्रेजा फेसलिफ्ट डेब्यू होने वाला है। हो सकता है लॉन्च भी हो जाए, क्योंकि मारुति वाले ज़्यादातर ऐसा करते नहीं है कि डेब्यू करें उसके बाद लॉन्च करें। हो सकता है 23 जुलाई को ही लॉन्च भी कर दिया जाए। निसान टेक्टॉन को 9 जुलाई को डेब्यू होने वाला है और उसके बाद में वो लॉन्च होगी। JSW MG की प्लग इन हाइब्रिड SUV भी 16 जुलाई को डेब्यू होने वाली है, उसके बाद लॉन्च होगी। होंडा ZR-V जिसका डेब्यू हो चुका है वो जुलाई में लॉन्च होने वाली है। और भी कई सारी गाड़ियां हैं जो जुलाई में आने वाली हैं। सियरा EV लॉन्च हो चुकी है। 18.7 लाख रुपए से शुरू होकर ये 26 लाख रुपए तक की मिलती है। 15 जुलाई से इस गाड़ी की डिलीवरी चालू हो जाएंगी। अगर आप बुक करा देते हो तो आपको 15-16 तारीख को ये गाड़ी मिल भी जाएगी। इसके साथ एक 7.2 किलोवाट का होम चार्जर मिलता है और चार्जर और इंस्टॉलेशन दोनों का मिलाकर आपको 49,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अगर आपको ये चार्जर चाहिए तो। दो तरह के बैटरी ऑप्शन इस गाड़ी में मिलते हैं। 63 किलोवाट आवर जिसमें 535 किलोमीटर की रेंज मिलती है और 75 किलोवाट आवर जिसमें 665 किलोमीटर की रेंज मिलती है। ऑल व्हील ड्राइव भी इसमें मिल जाता है हैरियर EV की तरह, जिसमें 624 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है। तो भाई सियरा फाइनली EV में आ चुकी है। मात्र आइस वर्जन के 6 महीने बाद ये सियरा EV आ चुकी है। सेल्टोस में दो नए वेरिएंट्स ऐड ऑन किए गए हैं, GTX ऑप्शनल और X लाइन ऑप्शनल। 21.57 लाख रुपए से ये वेरिएंट्स मिलना चालू हो जाते हैं। ये वेरिएंट्स सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलते हैं, फिर आप चाहे टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन लो या फिर डीजल ऑटोमेटिक लो। इसमें कुछ नए फीचर्स ऐड ऑन किए गए हैं, जैसे कि अभी तक आपको सेल्टोस में एडास में 21 फीचर्स मिलते थे, अब आपको इसमें 28 फीचर्स मिलने लगे हैं, मतलब कि 7 नए फीचर्स मिलने लगे हैं एडास के। इसके अलावा हेड अप डिस्प्ले, डैश कैम, आगे और पीछे का कैमरा, एयर प्यूरीफायर, AQI डिस्प्ले के साथ में ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको इसमें एक्स्ट्रा मिलने लगे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो भाई टोयोटा वालों ने हाइराइडर की जो बैटरी है उसका साइज कम कर दिया है। पहले आपको 0.76 किलोवाट आवर की मिलती थी, अब आपको 0.60 किलोवाट आवर की मिलती है। और ये अभी कम नहीं करा है, ये पिछले साल 2025 में कम कर दिया था। कई सारे कस्टमर्स ने स्पेसिफिकेशन पढ़ा और ये अपने सोशल मीडिया हैंडल पर डाला कि टोयोटा वालों ने बैटरी का साइज कम कर दिया है। तब जाके पता चला है, क्योंकि टोयोटा वालों ने ऑफिशियली उस चीज़ को सही बोला कि हाँ बैटरी का साइज कम कर दिया गया है, लेकिन परफॉर्मेंस या फिर माइलेज पर कोई असर नहीं पड़ा है बैटरी के साइज से। वो बस टेक्नोलॉजी का एक पार्ट है, ठीक है। तो टोयोटा वालों ने ऑफिशियली ये नहीं बताया था अपने कस्टमर्स को कि हम बैटरी का साइज कम करने वाले हैं, ये बस खोज निकाला गया है। लैंड रोवर ने डिस्कवरी के एक नए लैंडमार्क एडिशन को रिवील किया है। इसमें नए कलर ऑप्शंस मिलने लगे हैं, कॉस्मेटिक चेंजेस किए गए हैं। इसके अलावा सभी डिस्कवरी मॉडल्स में अब आपको ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग सिस्टम मिलने लगा है। कॉर्डियक RS को 67 लाख रुपीस में लॉन्च किया गया है, 67 लाख रुपए में। कॉर्डियक जो है स्टैंडर्ड कॉर्डियक वो 20 लाख रुपए सस्ती मिलती है इससे। कॉर्डियक RS ज़्यादा पावरफुल तो है ही, 61 bhp और 80 Nm ज़्यादा पावर जनरेट करती है स्टैंडर्ड कॉर्डियक से। और फीचर्स की बात करें तो कोई ऐसे खास फीचर्स इसमें ज़्यादा नहीं मिलते हैं। हाँ, इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी अच्छा मिलता है कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड कॉर्डियक के। एडेप्टिव सस्पेंशन है जिसको डायनेमिक चेसिस कंट्रोल प्लस कहा जाता है। मिली सेकंड्स में वो अपने रोड के हिसाब से खुद को चेंज करता रहता है। आप मैनुअली भी उसके कंफर्ट को चेंज कर सकते हो। तो ये एडेप्टिव सस्पेंशन और ज़्यादा पावर ज़्यादा टॉर्क की वजह से 20 लाख रुपए महंगी मिलती है भाई। अंट शंट महंगी है कॉर्डियक RS। इसके सिर्फ 50 यूनिट्स को इंपोर्ट किया गया है, इंपोर्ट होने की वजह से भी महंगी हो गई है। और वो 50 यूनिट्स जो हैं पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। सेकंड बैच कब आने वाला है उसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं है। BYD E-Max का जो BYD E-Max 7 का जो बेस वेरिएंट था उसके नाम को चेंज कर दिया गया। अब उसको कंफर्ट बुलाते हैं, पहले शायद प्रेस्टीज कुछ बुलाते थे। और साथ में प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए हैं, 50,000 से 1 लाख रुपए तक इस गाड़ी को महंगा कर दिया गया है। इसी गाड़ी को नहीं, BYD की लगभग सभी गाड़ियों को 50,000 से 1 लाख रुपए तक महंगा कर दिया गया है। क्रेटा इलेक्ट्रिक अब आपको बास स्कीम के साथ मिलने लगी है, BAAS स्कीम के साथ, मतलब कि बैटरी एज अ रेंट। तो यहाँ पर आपको 3.9 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज देना पड़ता है, हुंडई वालों को रेंट देना पड़ता है। सभी वेरिएंट्स में किस तरह से बास की प्राइसिंग है वो अभी तक आउट नहीं है, सिर्फ बेस रेंट की प्राइसिंग निकलकर सामने आई है। रेंज क्रेटा में आपको कोई खास नहीं मिलती है, 420 से 510 किलोमीटर की मिलती है, तो हाईवे ट्रैवलिंग के लिए तो इतना ठीक नहीं है। साथ में इसके अलावा साइड स्टेप ऐड किया गया है क्रेटा इलेक्ट्रिक में। पहले आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में सिर्फ 11 किलोवाट आवर का चार्जर मिलता था, अब आपको इसमें 7.4 किलोवाट का AC चार्जर भी मिलने लगा है, ठीक है। तो आप ले सकते हो, हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं ताकि इसकी सेल बूस्ट हो सके। क्रेटा इलेक्ट्रिक उतनी ज़्यादा बिक नहीं रही है। मारुति ने हरियाणा में खारखोड़ा नाम की जगह पे अपना एक नया प्लांट शुरू किया है। 800 एकड़ में ये प्लांट फैला हुआ है। 35,000 करोड़ रुपए इस प्लांट में लगने वाले हैं। एक साल में 5 लाख गाड़ियां इस प्लांट में बनाई जा सकती हैं और आने वाले फ्यूचर में इस कैपेसिटी को 10 लाख तक ले जाया जा सकता है।
ये दुनिया में सबसे बड़े प्लांट्स में से एक प्लांट है और इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी को मिलाकर मारुति की टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी हो गई है 26.5 लाख। मतलब एक साल में मारुति 26.5 लाख गाड़ियां बना सकता है। बेचे ना बेचे अलग बात, पर बना सकता है। क्विड, हम लोग सोच रहे थे क्विड का फेसलिफ्ट आएगा, अच्छे खासे चेंजेस होंगे, क्योंकि क्विड के फेसलिफ्ट में काफ़ी तगड़े चेंज किए थे रेनो वालों ने। तो फेसलिफ्ट तो बॉस कुछ भी नहीं आया है, इतना हल्का फुल्का अपडेट किया है कि आप देखकर पहचान भी नहीं सकते कि ये अपडेट है। मतलब इतनी अपडेट तो कंपनीज वाले बिना किसी को बताए हुए कर देते हैं। टोयोटा वालों ने बैटरी छोटी कर दी, किसी को नहीं बताया, 1.5 साल बाद पता पड़ रहा है। और रेनो वाले गा रहे जाने कब से कि क्विड का फेसलिफ्ट आएगा, क्विड का फेसलिफ्ट आएगा। टेस्टिंग चालू हुई है, कैमोफ्लेज लगाकर टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे पता नहीं कितना बड़ा चेंज आने वाला होगा। कोई चेंज नहीं किया है इसमें गाड़ी में। क्या चेंज किया, देखो स्टीयरिंग जो है वो कायगर जैसी कर दी है, गियर लेवर जो है वो कायगर जैसा कर दिया है, ठीक है। नए व्हील कवर्स मिलने लगे हैं, 3D बैजेस मिलने लगे हैं। मतलब ये सारे वो चेंजेस हैं जो आप है ना किसी एसेसरी वाली दुकान पे ले जाओगे ना, वो भी करके दे देगा आधे घंटे में। वो चेंज किए हैं क्विड ने। और इसकी टेस्टिंग क्या कर रहे थे भाई इन चेंजेस की, मुझे समझ नहीं आ रहा। इसमें आपने बदलाव ऐसा क्या किया है जो आप कैमोफ्लेज लगाकर रोड पर उसकी टेस्टिंग करने में लगे हुए थे। पता नहीं भाई क्या चलता रहता है। 2 वेरिएंट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, ऑथेंटिक और टेक्नो। ये आपको सिर्फ 2 वेरिएंट्स में मिलती है, अब इवोल्यूशन और क्लाइंबर। अच्छी बात यह है कि इसमें CNG मिलने लगी है, लेकिन फैक्ट्री फिटेड नहीं है। आपको डीलर को 70,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करके लगवानी पड़ेगी। 9th जनरेशन हाइलक्स 28 जुलाई को लॉन्च होने वाली है और जो नेक्स्ट जनरेशन फॉर्च्यूनर होगी वो भी ऐसी ही दिखा करेगी। फॉर्च्यूनर में जो माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है 48 वोल्ट की, वही टेक्नोलॉजी हो सकता है इस नेक्स्ट जनरेशन हाइलक्स में भी मिलने लगे। इंजन इसमें वही पुराना वाला हो सकता है, 2.8 लीटर डीजल इंजन। बाकी देखते हैं फीचर्स, कंफर्ट के और सस्पेंशन और बाकी सारी चीज़ें इस गाड़ी की कुछ नई होने वाली हैं। भाई गवर्नमेंट ने अभी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा E20 को लेकर कई सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, बैक टू बैक रोज 2-3 वीडियो नए देखने को मिल जाते हैं कि ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, फलाना धमाका चल रहा है। तो गवर्नमेंट ने एक है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स बुलाए गए थे, जैसे कि मारुति की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव थे, टोयोटा की तरफ से हुंडई, हीरो, बजाज, इनकी तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे वहाँ पे, जो जनता के मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। तो जवाब सारे वही हैं जो हम लोगों को पहले से पता थे, जो हम लोग मीडिया में सुनते रहते हैं पहले से। कोई नया जवाब नहीं था, कोई अलग जवाब नहीं था कि E20 की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोगों ने दुनिया भर की टेस्टिंग कर रखी है। मारुति के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनका ये कहना था कि हमने खुद इंटरनली E10 गाड़ियों पर E20 फ्यूल की टेस्टिंग करी है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है। मारुति वालों का ये भी कहना था कि ये लोग फाइनेंशियल ईयर 2025 में 2.84 करोड़ गाड़ियों की सर्विसिंग किए हैं, जिसमें से 1.5 करोड़ गाड़ियां वो थीं जो E20 कंपेटेबल नहीं थी। उन 1.5 करोड़ गाड़ियों में हमें E20 की वजह से कहीं से कोई दिक्कत नजर नहीं आई है। मारुति वालों का ये कहना था। हीरो वालों का भी ये कहना था कि हम लाखों गाड़ियां साल में बेचते हैं, हमारे सर्विस सेंटर्स पर E20 की वजह से कहीं कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली है। बाकी जितने भी सवाल जैसे भी तोड़ मड़ोड़ के ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से करके पूछे गए, उनके रटे रटाए जवाब थे जो वो दे रहे थे कि भाई E20 की वजह से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली आपने टोयोटा इनोवा हैक्रॉस की एक वीडियो देखी होगी बिहार से, जिसमें E20 फ्यूल की वजह से गाड़ी जो है दिक्कत देने लगती है और वो टंगी हुई है हवा में। उस वीडियो का क्लैरिफिकेशन भी टोयोटा वालों ने दिया है कि E20 की वजह से दिक्कत नहीं आई थी, वो फ्यूल कंटेमिनेटेड था, उसमें कचरा था जिस वजह से दिक्कत आई थी। और कचरा फ्यूल में आना इंडिया की कोई नई दिक्कत नहीं है, E20 के पहले भी कचरा आते रहता था। तो कुल मिला के E20 का हर कोई कंपनी सपोर्ट कर रही है कि इससे कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी वीडियोस चल रहे हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, साइंटिफिक लॉजिक उसके पीछे कुछ नहीं है। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रूफ किया गया और चले गए। बस एक चीज़ एक्सेप्ट की गई है, सिर्फ एक चीज़, कि स्लाइट डिक्रीज होता है माइलेज। स्लाइट, वो स्लाइड कितना स्लाइड है, इनके ऑफिशियल वीडियोस में ही देखने को पता चला है कि 30% तक डिक्लाइन होता है इथेनॉल की वजह से, और ये लोग उसको स्लाइड कहते हैं। 30%, मतलब अगर आपकी गाड़ी 10 माइलेज दे रही थी तो वो 6 या 7 देने लगेगी, इसको ये स्लाइड कहते हैं। पता नहीं, जो भी है, लीपापोती की गई है कुल मिला के। आगे बढ़ते हैं तो किया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक टीजर पब्लिक किया है। उस टीजर में आपको एक जगह BEV लिखा दिखेगा और एक जगह HEV लिखा दिखेगा। ये कोई गाड़ियों के नाम नहीं है, ये टाइप ऑफ कार्स हैं, मतलब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल कौन सा होगा, वो सायरस EV हो सकती है, उसकी टेस्टिंग चल रही है तो सायरस का EV वर्जन हो सकता है। और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सोरेंटो हाइब्रिड लॉन्च होने की बातें चल रही हैं, तो वो सोरेंटो हाइब्रिड हो सकती है। तो ये 2 गाड़ियां आने वाली हैं, कब पता नहीं, शायद हो सकता है इसी महीने आ जाए, टीज किया है तो जल्दी आ जाएंगी। विंडसर के प्राइसेस इंक्रीज कर दिए गए हैं, 60,000 रुपीज़ तक ये गाड़ी महंगी कर दी गई है। अब ये 14.7 लाख रुपीज़ से शुरू होकर 19 लाख रुपीज़ तक की मिलती है।
महिंद्रा की BE7 की टेस्टिंग चालू हो गई है। BE7 इसका नाम शायद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट हाँ ये BE6 के ऊपर रेंज में आने वाली है। इसमें फ्रेमलेस डोर्स मिला करेंगे, मतलब आप डोर खोलते हो ना तो मिरर को सराउंड करने के लिए एक फ्रेम रहती है, वो फ्रेम इसमें नहीं होगी। आपने स्पोर्ट्स कार्स में देखा होगा कि सिर्फ मिरर होता है, वो चीज़ आपको इसमें मिलने वाली है। वो काफ़ी महंगी गाड़ियों में ये फीचर कह लो या प्रीमियमनेस कह लो, वो देखने को मिलती है, तो वो आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। ये पहली गाड़ी होगी मोस्ट अफोर्डेबल कार विथ फ्रेमलेस डोर्स, और ये सेम उसी इंग्लो प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है जिसके ऊपर BE6 XEV9E XEV9S बेस्ड है। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो XEV9E में एक नया कलर ऑप्शन मिलने लगा है, सैटिन डेजर्ट मिस्ट कलर। अगर आपको पसंद आए तो आप ले सकते हो। आप लोगों को याद होगा कि पिछले महीने वैगनार को फ्लैक्स फ्यूल में लॉन्च किया गया था। आप लोगों को जानना नहीं है कितने लोगों ने ये फ्लैक्स फ्यूल खरीदी है? सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं, सिर्फ 3 रजिस्ट्रेशन हुए हैं वैगनार फ्लैक्स के NCR में, सिर्फ 3 अवेलेबल NCR में ही है, तो वहीं हुए सिर्फ 3। 7 सीटर डस्टर की टेस्टिंग चालू हो चुकी है, चेन्नई में इसको टेस्ट करके देखा गया है। अगले साल शुरुआत में या मिड में इस गाड़ी को लॉन्च कर दिया जाएगा 7 सीटर डस्टर, और डस्टर हाइब्रिड भी आने वाली है तभी तक। भाई भूटान ने E20 पेट्रोल लेने से मना कर दिया है। अब बात आती है कि भूटान को E20 पेट्रोल देना क्यों था, वो उसको इन्वॉल्व किसने करा? असल में इथेनॉल करते करते पैसा कमाने की होड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि इतना ज़्यादा इथेनॉल बना लिया है कि अब समझ नहीं आ रहा इसकी खपत कहाँ करें, समझ नहीं आ रहा इसको कहाँ बेचें। इसलिए इन लोगों ने, ऑयल कंपनीज ने, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भूटान को कांटेक्ट किया कि हम आपको E20 पेट्रोल दे सकते हैं ताकि उनकी खपत जो है इंक्रीज हो और जो स्टोरेज हो रखा है वो थोड़ा खाली हो। लेकिन भूटान ने लेने से मना कर दिया। अब खुद की इज्जत बचाने के लिए या फिर सही में ये कारण है मुझे नहीं पता, इन लोगों का कहना है कि उनने लेने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उनके पास स्टोरेज के लिए प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। मतलब कि इथेनॉल जो है, मतलब E20 पेट्रोल हाइग्रोस्कोपिक होता है, अगर थोड़ा भी मॉइस्चर मिले तो इथेनॉल अलग हो जाता है, पेट्रोल अलग हो जाता है। इसलिए उसको स्टोरेज ढंग से करना जरूरी है, वरना पेट्रोल जो है खराब हो जाता है। और भूटान के पास जितने भी स्टोरेज का अरेंजमेंट है वो पुराना अरेंजमेंट है, काफ़ी सालों पुराना है, तो वहाँ पर मॉइस्चर रहता है, इसलिए इथेनॉल वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकता। हमारी इंडियन कंपनीज का कहना यह है कि उन्होंने इसलिए मना कर दिया। अब उन्होंने किस लिए मना कर दिया पता नहीं, उनका तो ये कहना है कि भाई तुम जब तक दे सकते हो तब तक हमें प्योर पेट्रोल दे दो, हमें नहीं चाहिए इथेनॉल। ठीक, अब बाकी बातें तो भूटान ही जाने भाई, पर मना कर दिया है। XL6 का फेसलिफ्ट ग्लोबली रिवील कर दिया गया है एशियन कंट्रीज के लिए। वहाँ पर असल में ये गाड़ी XL7 के नाम से बेची जाती है, तो उस गाड़ी की कुछ इमेजेस ऑफिशियली पब्लिक की गई हैं और 29 तारीख को उसका ऑफिशियल कंप्लीटली डेब्यू किया जाएगा। ठीक है, ये XL7 वही गाड़ी है जो हमारे यहाँ XL6 के नाम से बेची जाती है, और यही फेसलिफ्ट होने वाला है जो इंडिया में XL6 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। भाई इथेनॉल की वापस से न्यूज़ आ गई। आजकल पिछले 3-4 संडे से मैं देख रहा हूँ 4 से 5 न्यूज़ होती है इथेनॉल की। इतना कोहराम मचा के रखा हुआ है इथेनॉल, इतनी ज़बरदस्ती और जिद बचा के रखी है कि लेना ही पड़ेगा। अरे सिंपल सा यार, अवेलेबल कर दो ना E10 पेट्रोल साथ में, क्या दिक्कत है? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि E25 पेट्रोल की टेस्टिंग चालू कर दी गई है। ARAI ने E25 पेट्रोल की टेस्टिंग ऑफिशियली चालू कर दी है। अगले साल के आखिर तक ये लोग रिपोर्ट सबमिट कर देंगे गवर्नमेंट को, और वो रिपोर्ट क्या होने वाली है वो मैं आज ही बता देता हूँ। सक्सेसफुल होगी टेस्टिंग E25 पेट्रोल की वजह से E10, E5 या बिल्कुल पुरानी गाड़ियों पर भी कोई असर नहीं पड़ रहा होगा। हल्का सा माइलेज ड्रॉप देखने को मिलता है, बस इतना रिपोर्ट में लिखा होगा। आप RTA लगाओगे, रिपोर्ट आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, रिपोर्ट में जो होगा सो होगा। गवर्नमेंट तो यही बोलेगी कि कोई दिक्कत नहीं आती, हमने बहुत कर रही टेस्टिंग कर रखी है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आती है। E25 का तुम E85 का पेट्रोल लेके भी E10 गाड़ी में डालोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आती। गवर्नमेंट तो ऐसे कहना चाह रही है बिल्कुल। तो भाई समझ नहीं आ रहा मुझे कि आपको दिक्कत क्या है। आप एक तरफ ये कह रहे हो कि हम एक ही पेट्रोल पंप पर मल्टीपल पेट्रोल्स अवेलेबल करेंगे, E22, E25, E27, E30, मतलब आप मल्टीपल पेट्रोल एक पेट्रोल पंप पर दे सकते हो। अगर दे सकते हो तो आप E10 क्यों नहीं दे रहे? मसला ही खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। ये पूरा विरोध जो हो रहा है वही खत्म हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल पेट्रोल दे सकते हो तो आप E10 दे दो ना, रट्टा ही खत्म। आप देते रहो खूब E30, E35। भैया जिसको डलवाना E10 वो डलाएगा, उसकी गाड़ी थोड़ी ना खराब होगी। E20 वाला E20 डलवाएगा, 30 वाला 30 डलवा लेगा, फ्लैक्स वाला फ्लैक्स डलवा लेगा। और बाकी आप ये चीज़ बोल जरूर रहे हो कि एक पेट्रोल पंप से मल्टीपल पेट्रोल्स मिलेंगे, पर ये किस हद तक पॉसिबल है? आप अब जब आप जाते हो पेट्रोल पंप पर तो वो नोजल जो होता है पेट्रोल वाला, डीजल वाला, वो सिर्फ नोजल नहीं होता है, उसके नीचे जो है एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें पेट्रोल या फिर डीजल जो भी आप ले रहे हो वो स्टोर होता है। अगर एक ही पेट्रोल पंप पर 4-5 तरह के पेट्रोल मिल रहे हैं तो उतने ही तरह के टैंक बनाने पड़ेंगे।
अब इतने सारे टैंक बनाने के लिए पूरा पेट्रोल पंप खोदना पड़ेगा, उसके लिए पेट्रोल पंप पर ऑलरेडी इतनी जगह भी होनी चाहिए। आप खुद बताइए आपके शहर में ऐसे कितने पेट्रोल पंप हैं जहां पर 4 से 5 और टैंक लग सकते हैं? कितने ही होंगे पेट्रोल पंप? कई सारे शहरों में छोटे छोटे पेट्रोल पंप्स होते हैं, इतने बड़े पेट्रोल पंप नहीं होते हैं। बड़े शहरों में जरूर ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप 3-4 तरह के पेट्रोल एक पेट्रोल पंप पर अवेलेबल करना भी चाहते हो तो प्रैक्टिकली हर किसी पेट्रोल पंप पर हो भी नहीं सकता। हर किसी शहर में 1 या 2 पेट्रोल पंप होंगे जो इसके लिए कंपेटेबल हो पाएंगे, वरना नहीं। तो पता नहीं, देखते हैं लोग क्या करने वाले क्या नहीं करने वाले। दिल्ली में एक नई ईवी पॉलिसी आ गई है। इस ईवी पॉलिसी के अनुसार आप 2028 अप्रैल से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स ही खरीद सकते हो, पेट्रोल या सीएनजी वाले टू व्हीलर्स वगैरह आप नहीं ले सकते हो। इसी तरह से अगर आप रिक्शा लेना चाहते हो तो वो भी ईवी में ही लेना पड़ेगा। N1 कैटेगरी मतलब लाइट मोटर व्हीकल, कॉमर्शियल व्हीकल लेना चाहते हो तो वो भी आपको इलेक्ट्रिक में ही लेना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह का सारा ऑप्शन खत्म। 1 जनवरी 2027 से रिक्शाज जो हैं वो इलेक्ट्रिक ही आएंगे। इसके अलावा अगर आप टू व्हीलर लेते हो तो आपको पहले साल 30,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। अगर आप 1 साल बाद लेते हो तो 20,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। 2 साल बाद लेते हो तो 10,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। इसी तरह से अगर आप इलेक्ट्रिक रिक्शा लेते हैं तो आपको 50,000 रुपये का इंसेंटिव पहले साल, दूसरे साल 40,000 रुपये का और तीसरे साल 30,000 रुपये का। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जो मतलब हर साल आपको पैसा नहीं मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है जैसे पॉलिसी इस साल अप्लाई हुई है तो अभी से 1 साल तक के लिए आपको 50,000 का इंसेंटिव मिलेगा अगर आप गाड़ी खरीदते हो तो। अगर पहले साल नहीं खरीदते हो, दूसरे साल खरीदते हो तो आपका इंसेंटिव थोड़ा घट जाएगा, 40,000 रुपये का मिलेगा। और ये ऐसा नहीं है कि एक बंदा 4 गाड़ी खरीद रहा है तो उसको एक ही गाड़ी पे इंसेंटिव मिलेगा, नहीं, उसको 4 गाड़ी पे इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, मल्टीपल व्हीकल्स पर भी अलाउड है एक ही घर में या एक ही बंदे के लिए। और अगर आप N1 कैटेगरी की कॉमर्शियल व्हीकल्स लेते हो तो आपको 1 लाख रुपये का इंसेंटिव मिलता है, चाहे आप इस साल खरीदो, अगले साल खरीदो या उसके अगले साल खरीदो। ये इंसेंटिव्स के अलावा आपको ईवी गाड़ी खरीदने पर कोई भी रोड टैक्स नहीं देना है और कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी है अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट 30 लाख रुपए से कम है तो। अगर 30 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो आपको रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स वगैरह देना पड़ेगा। इन सारे इंसेंटिव्स और फायदे के अलावा 2030 तक दिल्ली गवर्नमेंट 23,000 चार्जिंग स्टेशंस भी इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर जितनी भी गाड़ियां आएंगी, चाहे वो किराए पर रखी जाएं या वो खरीदें, तो वो सारी इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। स्कूल बसेस भी इलेक्ट्रिक होने वाली हैं। पूरा का पूरा ये हिसाब किताब जो है ये इलेक्ट्रिक करने वाले हैं। 2030 तक इनका जो ये ईवी पॉलिसी वाला प्लान है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। कई सारे कुछ 15,000 करोड़ कुछ समथिंग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये लोग दिल्ली में। टू व्हीलर मार्केट की बात करते हैं तो बजाज पल्सर N125 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। विनफास्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाने वाला है, उसके लिए उसने पेटेंट फाइल किया है। डुकाटी मल्टीस्ट्रेडा V4 रैली को लॉन्च किया गया है। 32.4 लाख रुपीस में ये मिलती है। 1158 सीसी का इंजन है, 170 bhp की पावर और 123 Nm के टॉर्क के साथ में। विदा इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जो आते हैं उन्होंने अपने लोगो को चेंज कर दिया है, आप लोगो देख सकते हो। एथर 450X में ओवरटोन सीरीज लॉन्च की गई है, मतलब कि नए कलर ऑप्शंस मिलते हैं, व्हाइट ग्रे, लूनार ग्रे वगैरह। रिवोल्ट RVX को लॉन्च किया गया है 1.3 लाख रुपीस में। 3.24 किलोवाट की बैटरी मिलती है, 160 किलोमीटर की रेंज है। कीवे हाइपर वोल्ट R को लॉन्च किया गया है 2 लाख रुपीस में। इसमें डुअल 5 किलोवाट की रिमूवेबल बैटरी मिलती है 180 किलोमीटर की रेंज के साथ में। न्यूज़ तो बस इस हफ्ते की बस इतनी थी। बाकी एक जरूरी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ वो ये कि अगर आपने रिसेंटली कोई नई गाड़ी खरीदी है या आपके पास किसी भी तरह का कोई एक 4 व्हीलर है, ठीक है, जिसके बारे में जिसका एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, और अगर आपने कोई लेटेस्ट नई नवेली गाड़ी खरीदी है, महीना 2 महीना पुरानी है, जो लॉन्च भी अभी हुई है, और आप चाहते हैं कि मैं उसका रिव्यू करूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मुझे एक शहर में कुछ ज़्यादा गाड़ियाँ मिलेंगी, मतलब वहाँ तक जाना मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा, तो मैं उस शहर में जाऊँगा और जितनी भी गाड़ियाँ होंगी उन सबका रिव्यू करके आऊँगा। तो इनकेस अगर आप चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे ही मौका लगेगा मैं आपके शहर में आके आपकी गाड़ी का रिव्यू करूँगा आपके साथ। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। किसी भी तरह से आपको ये पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।